एक सेकंड बेटा। ठीक, देखिए अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। देखो बेटा, अब देखिए यार, आज अपना टॉपिक है अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अब ये क्या होती हैं, कैसे समझना है, ध्यान से देखते हैं बेटा, है ना। फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखना बेटा, समझिएगा। कई बार आपने देखा है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। अपन नदी के पास बैठे हो, कहीं रिवर वगैरह के बगल में कहीं आप बैठे रहते हो, ठीक है। अब रिवर के पास आप बैठे हुए हो, अब आपको होता क्या मालूम है, अपन वहाँ देखते हैं कि यार पानी में फिश चल रही होती हैं, है ना, तैर रही होती हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं पकड़ने में, उनकी बात कर रहा हूँ, फिशिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि इस तरीके से देखा है कभी कि मान लीजिए ऐसा कुछ, ये रिवर हो गया हमारे पास, आपको जो फिश है बेटा वो वहाँ पर दिखी इतनी हाइट पे, यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे हाइट पे मुझे, मतलब इतनी डेप्थ पे मुझे दिख रहा है कि यार नीचे फिश जा रही है। अब यदि आप पकड़ते हो, आपने पकड़ने के लिए क्या किया, आपने अपना हाथ डाला, ठीक, आपने सोचा कि सर इतनी डेप्थ में है तो उतना हाथ आपने अंदर डाला, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। मतलब रियल में क्या हुआ मालूम है, एक्चुअल में जो तुम्हें वो दिखाई दे रहा था, तुमने जो इमेजिन किया था, तुमने जो सोचा था देख करके कि सर इतनी डेप्थ में फिश है यहाँ पे, बट जब आप हाथ डालते हो ना तो आपको एक्चुअल में वो वहाँ नहीं मिलता। रियल में वो उसके भी नीचे होता है, काफ़ी वो उसके नीचे होता है, लेकिन हमको कैसा दिखाई देता है, हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ मालूम है, ये एक टाइप से वो कंडीशन हो जाती है कि एक्चुअली जो फिश है वो एक्चुअली फिश यहाँ होगा, तो एक्चुअल में वो यहाँ पर है, लेकिन आपको उसका इमेज आपको यहाँ दिख जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस इमेज को ही रियल समझ लेते हैं और फिर उतनी डेप्थ में आप अपना हाथ डाल दीजिएगा, आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि एक्चुअल हाइट ये है बट दिख ये रही है। तो यहीं पर हम एक चीज़ को क्या बोलते हैं सर, हम एक यही कॉन्सेप्ट होता है मेरा बेटा, क्या, अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट का। जैसे इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ तुम्हें, वो तुम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग पूल को देखने जाओ क्या, मतलब तैरने जा रहे हो आप स्विमिंग करने के लिए। अब जरा सोचना, स्विमिंग पूल में हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल देखा यदि आपने ना, तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे जनरली उसके जो नीचे का ग्राउंड होता है ना, फ्लोर है ना, वो आपको दिख रहा होता है। आप उस स्विमिंग पूल को देखते हो, उस फ्लोर को देखते हो और इमेजिन करते हो क्या कि यार सर ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम डेप्थ वाला है, मैं तो ईजिली चला जाऊँगा, होता है ना कई बार। अब आप उतरो, आप वो देख करके जैसे उतरते हो, आपने इमेजिन ये किया था कि यार इतना सा डेप्थ है, ज़्यादा नहीं है, इतना होगा, मान ले मेरे यहाँ तक का आ रहा है, यहाँ तक, है ना, हमने ये इमेजिन किया। बट रियल में जब हम उस पूल में उतरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हो सकता है वो पानी यहाँ तक टच कर जाता है ना, मतलब वहाँ पे भी वही वाला केस हो जाता है जो केस यहाँ पे है। एक्चुअल में क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाता है मालूम है, यहाँ पे भी वही वाला फंडा हो गया कि एक्चुअली वो नीचे था बट उसकी इमेज ऊपर बन रही थी और हमें जो दिख रहा था उसका इमेज दिख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी वही फंडा हो गया कि यार एक्चुअल हाइट अलग होगी, एक्चुअल डेप्थ अलग होगी उसकी, और एक अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट मतलब जो मुझे दिख रही है ना, वो अपेरेंट डेप्थ अलग है। तो अपन को उसी एक्चुअल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, इनके बीच में रिलेशन सेट करना है। जैसे इसका एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे आपने देखा वो ग्लास, पानी का ग्लास लो और उसके अंदर कॉइन डाल दो, एक नीचे पानी के ग्लास में कॉइन को हम लोग डालते हैं ना, तो एक्चुअल में वो उसके बेस पे रहेगा, लेकिन कभी देखने जाएंगे तो हमको कैसा दिखता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है ना। तो वो एक्चुअल में वो सारे फंडे किस चीज़ के लिए होते हैं सर, अपेरेंट डेप्थ पर बेस है। अब ये अपेरेंट डेप्थ होता क्या है, कैसे रिलेट करना है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। आज के केस में, आज के डेट में मैं सिर्फ तुम्हें इसका बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगली क्लास में जा करके कुछ और पॉइंट इसके डिस्कस करके फिर आपको उस पर प्रॉब्लम्स करवाऊँगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आते हैं IIT वगैरह में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तो याद रखिएगा बेटा, एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब अपन
स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअल में अपरेंट डेप्थ को हम लोग कैसे डील करें और किस तरीके से अपन इसका रिलेशन निकालें और क्या चीज़ समझिए। जैसे इमेजिन करो, मान लीजिए मैंने एक वाटर टैंक लिया है ना, एक वाटर टैंक बना लीजिए ऐसा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ना चीज़ों को। बेटा वाटर टैंक लिया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पूरा वाटर है। चल क्या हुआ आप समझ, मुझे वाटर जी तो बहुत अच्छे से बनाते आता है ना डिज़ाइन। अब सुनो ध्यान से देखो, एक्चुअल में आप जब यहाँ पर देखने जा रहे थे ना, हमने क्या देखा था मालूम है, ये सबसे पहले मीडियम कौन सा है सर, एयर है ना। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल दिया, ठीक है बेटा, या फिर आप ऐसा बोलो, ज़रूरी नहीं होता एयर, हमने ऐसा बोला है सर ये रेयरर मीडियम है, राइट, तो इसको मैंने रेयरर मीडियम लिया। अब ये रेयरर मीडियम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम किससे किसकी बात कर रहे हैं, है ना। सुनिए ये रेयरर मीडियम है और अंदर वाला जो मीडियम है ना वो मेरे लिए डेंसर है। तो जैसे सपोज अभी समझने के लिए आप सोच सकते हो कि सर एक एयर है तो दूसरा वाला आपका वाटर होगा, है ना। अब सुन बेटा, मान लीजिए इसमें फिश यहाँ पर है, अपन बोले यहाँ पे, चलिए ऐसा मान लेते हैं, एक फिश है या कॉइन है, जो भी समझना है आपको, है ना, कॉइन मान लीजिए फिश, ठीक। अब इस कंडीशन में हमने क्या बोला, चलो कॉइन छोड़ें यार, फिश बनाएं, अच्छा लगेगा तुम्हें ना। देख मुझे फिश तक बनाते नहीं आती, फिश लिखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो तुम कुछ का कुछ समझ जाओगे, समझे, है ना। अब समझो, पैर दर्द दे रहे। हाँ देखो, अब सुनो, जब ये फिश को आप देखने जाते हो, है ना, फिश बेटा कहाँ था, डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर मीडियम में। अब ऑब्जर्वर यदि रेयरर मीडियम में खड़ा होकर के, ध्यान से समझिएगा कंडीशन अभी कौन सी बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वर मेरा रेयरर मीडियम में है, मतलब हमारी आंखें यहाँ बैठ करके देख रही हैं इसे, और फिश यहाँ पे। तो जरा से सोचो इसका इमेज कैसे बनेगा। तो याद करना, हम लोगों ने बोला है ना, पहले भी पढ़ा था जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्म होता है बेटा, या कोई ऑब्जेक्ट मुझे कब विजिबल होती है, जब एटलीस्ट मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड या 2 रिफ्रैक्टेड रेज जा करके किसी पॉइंट पे मिले। अब 2 रिफ्लेक्टेड या 2 रिफ्रैक्टेड रेज जब किसी पॉइंट पे मिलती है ना, मीट करती हैं, उस कंडीशन में उस पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं उसका इमेज बनता है। तो जरा देख, मैं एक इमेज बनाता हूँ, कौन सा, मैंने बोला एक लाइट तो हमने लिया, सर फिश है ना, इस पर सीधा परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवा दीजिए नॉर्मली, राइट बेटा, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब जरा सोचिए, यदि एक लाइट यहाँ से गई है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल भी यही बनने वाली है, और यदि नॉर्मल भी यही है तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है नॉर्मल के साथ, तो उसी वाले पाथ को वो फॉलो करेगी आगे, राइट है ना बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि I = 0 हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल रहे होंगे सर कि लाइट जैसी आई है ना, वो वैसी की वैसी स्ट्रेट निकल गई होगी। तो सर पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे तो मेरी यही हो गई, जिसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, कि नॉर्मल के अलोंग लाइट आई, ठीक है बेटा। यार मैं बना कितना गंदा रहा हूँ यार, इतनी गंदी ड्राइंग तो मेरी नहीं है अबे, ये रहा, ठीक है, चल, है ना। ये बेटा फर्स्ट लाइट, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये मेरे पास आई। सेकंड वाली बताओ, सेकंड वाली क्या होगी। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, एक्चुअल में इतना बड़ा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। सोचो, मान लीजिए बेटा सेकंड वाली लाइट यहाँ से गई यहाँ गई, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर नॉर्मल बनाओ, ये बताओ अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्मल, ध्यान से देखिएगा बेटा, सरफेस है ना ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे ने यहाँ पर जितना एंगल बनाया होगा ना इस पॉइंट पे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया सर आई, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब देखो लाइट क्या हुआ सर, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हुई है और रेयरर मीडियम में जा रही है। अब डेंसर से लाइट यदि रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मतलब भाई एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन वो तो उससे भी दूर निकलने वाली है, ऐसे गई। अब बेटा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट
डेविएट हो गई, है ना, रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो सेकंड वाली रिफ्रैक्टेड रे ये वाली निकल के आई, फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे ये वाली थी। अब मुझे बता भाई इमेज कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली तो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली इधर जा रही है, तो इनका सेपरेशन तो बढ़ता ही जाना है ना। अब सुनो, यदि इनका सेपरेशन बढ़ता ही जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें? ये कभी रियल में नहीं मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते थे सर, वो उसका वर्चुअल इमेज बनाती थी। यदि आप उसे पीछे एक्सटेंड करो तो देखो, एक तो रिफ्रैक्टेड रे यही है, ये जो दूर जा रही है ना बेटा, इसे हमने पीछे एक्सटेंड किया ऐसे। अब ये जिस पॉइंट पे मिल रही है ना यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे हमने बोला कि सर ये दो रिफ्रैक्टेड रेज इन पॉइंट पे मिली है, तो यहाँ पर वो उसका इमेज बना रही होगी, किसका? फिश का एक वर्चुअल इमेज बना करके यहाँ देगी, राइट। तो यहाँ पर उसका एक इमेज बनेगा, मतलब ये जो फिश माता है ना हमारी, वो आपको यहाँ दिखेंगी भाई। आहा, समझ गए? तो ये रही, ये मैं खाता नहीं हूँ, है ना। हाँ, ये तुम मेरे पे इतने प्यार से क्यों पढ़ा रहे हो सर? डाउट मत करना। देखे ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है बेटा, ये फिश हो गई। अब सुनिए, मैं आप नेमिंग करता हूँ बेटा। ये फिश है ना, इस पॉइंट को F बोलें, ये सर इसका इमेज बनाया है, F डैश बोल देता है, ठीक है। कुछ भी नेमिंग करिए बेटा भाई, क्या जा रहा है। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसका, राइट। तो बेटा एक ये पॉइंट को हमने M बोल दिया, इस पॉइंट को आप N बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अब जरा देखो थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक सुनो ध्यान से। अच्छा, ये रेयर मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μd। अब जरा सोचो तो बेटा एक चीज़ देखें, ध्यान से सुनो, ध्यान देना बेटा, है ना। एक चीज़, क्या मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दूं? भाई तो लगाओगे, और क्या लगाओगे। सुनो बेटा ध्यान से देखना, एक ही चीज़ तो आती है ना यहाँ पे हमें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बेटा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए, इस वाले मीडियम पे आप यदि लिखने जाएंगे, इस वाले मीडियम पे लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे सर? हम बोलते हैं जिस मीडियम से लाइट आई थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका साइन। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई? इस मीडियम से लाइट आई है ना, मतलब μd, तो मैंने बोला μd इनटू उसका साइन, तो साइन ऑफ आई, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? बोलो, जिस मीडियम में गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर μr और उसका साइन साइन r, ठीक। तो μd साइन आई इक्वल टू μr साइन r, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, μd साइन आई इक्वल टू μr साइन r, ठीक है। अब जरा समझना मेरी बात, ध्यान से समझना बेटा। एक चीज़ बताएं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा एक चीज़, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे साइन आई साइन आर निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, हम एक लॉजिक यूज़ करते हैं, बताओ क्या। एक्चुअल में सोचो, तुम सोचो बेटा, वो जो पॉन्ड की बात कर रहे हो या रिवर की बात कर रहे हो, बहुत बड़ा साइज़ है, उसके रिस्पेक्ट में फिश का साइज़ कितना होगा? बहुत छोटा। और यहाँ से जो रेज निकल रही, क्या वो ऐसे पूरे रिवर को कवर कर लेंगी? ऐसा नहीं, बहुत छोटे से गैप में जाती है, ऐसे बस बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा एंगल। मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस वगैरह मैंने आपको डाले हैं ना, आई और आर, सर ये एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल एंगल है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं सर? आई आर, ये जो है ये वेरी स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक। तो ये वेरी स्मॉल एंगल है, तो बेटा आई और आर जो है वो मेरे वेरी स्मॉल एंगल आ गए। अब जरा सोचिए, एक चीज़ याद है आपको, हम लोग बोलते हैं जब भी कोई एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा टेन थीटा ऑलमोस्ट सेम होता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सर जिसको आई है ना उसे ही नियरली इक्वल्स टू आप साइन आई बोल सकते हो। याद है साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता था, है ना, वेरी स्मॉल एंगल के लिए। और वही चीज़ को हम टेन आई भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ लगभग सेम होती है, ठीक। इसी तरीके से आर यदि स्मॉल है तो बेटा साइन आर, और वही चीज़ टेन आर, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम यही काम कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहे हैं बेटा। हमने क्या लिखा? μd। अब जो साइन आई था ना, साइन आई को हम लिख देते हैं सर टेन आई इक्वल टू μr टेन आर, ठीक। और अब देखो, अब इसमें जा कर के मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो जरा देखो ध्यान से। अभी टेन आई और टेन आर जो मुझे निकालना है ना बेटा, वो भी मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि टेन आई और टेन आर मुझे दिख कहाँ रहे हैं, पहले तो ढूंढो भाई, ढूंढें। चलिए बताइए तो ट्राइंगल में सर ये वाला एंगल आई है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये आई, तो सर ये वाला एंगल भी आई है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि आई बन रहा है तो जरा बताओ इस बड़े ट्राइंगल में किसकी बात कर रहा हूँ सर? ध्यान से देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन बात कर रहे हैं
FMN, ठीक है। बताइए क्या अपन tan i निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर tan i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? tan i इक्वल टू हुआ परपेंडिकुलर मतलब mn अपॉन में बेस क्या हो जाएगा? FM। अब थोड़ा सा एक टर्म समझिए बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, एक रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना है इसको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो फिश था ना, फिश, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, मतलब एक्चुअल में फिश इस हाइट पे था, डेप्थ पे था। तो हम लोग ये बोलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पोर्शन हटा रहा हूँ, पानी हटा रहा हूँ, समझ जाना है ना, ताकि आपको चीज़ें दिख जाएंगी क्लियर। मैंने बोला सर ये डी एक्चुअल है, जो एक्चुअल डेप्थ आ रही है ना बेटा वो ये वाली आ गई आपकी कंप्लीट, कि सर एक्चुअल में जो फिश है वो यहाँ पर है, तो एक्चुअल डेप्थ ये आई, बट रियल में ये एक्चुअल डेप्थ है, बट आपको फिश दिखी यहाँ पर है, तो ऊपर से बाहर से जब आप कोई इंसान देख रहा होगा तो उसको तो यही डेप्थ दिखेगी ना। तो ये वाली जो डेप्थ दिख रही है ना बेटा, इसे डी एपेरेंट डेप्थ बोलते हैं हम लोग, ये मेरे लिए एपेरेंट डेप्थ है, समझ में। तो ये जो आ रहा है ना, ये एपेरेंट डेप्थ हो गया, ये मेरा एक्चुअल डेप्थ हो गया। तो एक्चुअली फिश यहाँ पर है बट दिख मुझे यहाँ रही है, ठीक। तो ये एक्चुअल डेप्थ, ये एपेरेंट डेप्थ लिख दें। अब चलो बताइए, यदि आपने tan i लिखा है ना, तो इस tan i की वैल्यू लिख दें, बताओ mn मीन्स ये रहा बेटा। इस लेंथ को आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए p है, ठीक। तो यदि ये लेंथ p है mn, तो मैंने उसे p बोला, या p वगैरह भी लिखने का क्या सेंस बनता है, हटाना छोड़, सीधे mn लिखे रहने देते हैं, है ना, जो भी आना है वो हट ही जाना है, ठीक। ये mn हो गया, अपॉन में fm क्या आएगा बेटा, ये पूरा, तो ये एक्चुअल, तो d एक्चुअल, तो एक्चुअल डेप्थ जो आ रही है ना DAC, वो मेरे लिए tan i निकला, ठीक। अब देखो यहाँ से tan i की वैल्यू आ गई। दूसरा देख, r ढूंढना है, tan r कहाँ से मिल रहा है इसे, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा, तो ये एंगल r, तो ये वाला एंगल भी r करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो अपन ने क्या ट्राइंगल ढूंढा भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब किसकी बात करते हैं, F'(m)n की। इसमें बताओ जरा, यदि मैं tan r लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा सर, tan r परपेंडिकुलर क्या है, mn, बेस क्या आ रहा है, ये वाला F'(m). अब मुझे बताना बेटा, mn तो mn ही है, F'(m) क्या है, d एपेरेंट, तो एपेरेंट डेप्थ यहाँ से tan r आ गया। अब सुनो, ये दोनों आ गए, तो आपको tan i मिल गया, tan r मिल गया, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखें। अब रिलेशन लेके आते हैं, ठीक है। जरा बताइए, म्यू डी tan i के प्लेस पे रख दें बेटा, तो बोलिए mn अपॉन डी एक्चुअल, म्यू आर tan r के प्लेस पे लिखेंगे तो सर mn अपॉन डी एपेरेंट, है ना। तो बेटा देखिए, mn कैंसिल, यहाँ से इसको इधर लेके जाओ, तो डी एपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है सर म्यू आर बाय म्यू डी, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि सर डी एपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल जो होता है ना, वो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो होता है, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी। क्लियर है। एक बार जरा 1 मिनट के लिए सोचो, मैं 1 मिनट साइड होता हूँ, फिर मैं आपको और इससे रिलेट करके कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए 1 सेकंड के लिए पहले आप इसे क्लियर कर लो। 1 सेकंड के लिए आप देखो उसे और ध्यान से क्लियर कर लो बेटा उसे। तब तक मैं बैठता हूँ, सुकून के 1 मिनट, है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड। चले देखिए मैडम, आइए। अब देखो, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, एक्चुअल में क्या है मालूम बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा एक रिलेशन तो निकल के आ गया। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या देखने मालूम है, यदि मैं इसकी बात करने जाता हूँ ना, अभी कैसा था यार, ऑब्जेक्ट मेरा डेंसर मीडियम में था और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है ना।
कभी कभी उल्टा भी होता है, क्या आप पानी के अंदर हो और आप बाहर की चीज़ को देख रहे हो, है ना। तो दोनों केस बनते हैं। अभी हम पहला वाला केस कौन सा देख रहे हैं सर, देखो दो केस बोल रहा हूँ। मैंने बोला यदि मान लीजिए डेंसर, और डेंसर मीन्स, डेंसर में मैंने क्या बोला सर, ऑब्जेक्ट, है ना। और डेंसर टू रेयरर की बात हो रही है सर, रेयरर, राइट। तो रेयरर वाला जो है वो ऑब्जर्वर है यहाँ पे। मतलब हम कब की बात कर रहे हैं सर, जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है, वो कहाँ पर है, रेयरर मीडियम में। तो जरा बताना एक चीज़ बेटा, हम लोगों ने म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे, म्यू लिखते हैं जिसको रिलेटिव वाला भी याद करना। हम लोग कैसे लिखते थे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में क्या लिखा जाता था, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में लिखते थे ना। तो एयर रेयरर था और वो डेंसर था। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हम लोग लिखने जाएँ तो जैसे ये म्यू डी बाय म्यू आर है ना, म्यू डी बाय म्यू आर, तो हम ऐसा लिखते हैं बेटा, क्या देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में सर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई है, ठीक है, गई है ना। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है ना, ये चीज़ चलेगा कि नहीं। अब जरा सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना एक बात, है ना। यदि मैं बोलता हूँ सर ये डेंसर से रेयरर मीडियम में गई है, तो मुझे बताओ एक चीज़ सर, म्यू डी बाय म्यू आर, क्या ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा? अरे यार डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयरर का कम होता है। म्यू आर से डिवाइड किया तो म्यू डी बाय म्यू आर, उसकी वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 1। अब बताना एक चीज़ बेटा, यहाँ से जो चीज़ निकल के आई थी, ठीक, और एक चीज़ और बताऊँ बेटा, ये जो म्यू डी बाय म्यू आर होता है ना, डेंसर अपॉन रेयरर, इसे ही हम लोग म्यू बोलते थे। मतलब किसी के लिए रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है ना, वो हम म्यू जो बोलते थे वो किसके लिए लिखते थे, म्यू डी बाय म्यू आर, मतलब किसी भी मीडियम, जैसे म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। तो रेयरर वाले के रिस्पेक्ट में डेंसर की बात होती है, उसको हमने म्यू डिफाइन किया है। अब जरा सुनिए, यदि मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो जरा सबसे पहले तो एक फॉर्मूला चेंज करते हैं यहाँ से, है ना, फिर अपन एक चीज़ रिलेट करके लेके आते हैं। बताओ इस फॉर्मूले में यदि मैं लिखने जाऊँ तो सर डी एपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल इक्वल टू, सर म्यू डी बाय म्यू आर को म्यू बोला है तो म्यू आर बाय म्यू डी क्या हो जाएगा, 1 बाय म्यू, ठीक है। तो बताना डी एपेरेंट इक्वल टू 1 बाय म्यू इंटू डी एक्चुअल हो गया ना। तो ये मेरे पास ये रिलेशन निकल के आया, तो डी एपेरेंट इक्वल टू 1 बाय म्यू टाइम्स ऑफ डी एक्चुअल, तो ये अपना रिलेशन आया, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात, एक और चीज़, यहाँ तक तो आ गया क्लियर, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा अभी, है ना बेटा, बहुत काम का है, क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो आप जरा सा दिमाग में क्लियर करके रखना कब क्या लिखना है, ठीक है। अब सुनो एक और चीज़, यहीं के यहीं सर यदि मैंने इस चीज़ के लिए बोला था, यहीं पर अपन एक काम करते हैं, रिलेट करके आपको बता देते हैं। बताओ तो डी एपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल, ये म्यू आर बाय म्यू डी है ना बेटा। म्यू डी बाय म्यू आर यदि 1 से बड़ा है तो म्यू आर बाय म्यू डी इसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा होगा ना सर कि डी एपेरेंट इज लेस देन डी एक्चुअल, कि जो एपेरेंट की जो डेप्थ आ रही है वो कम आ रही होगी एक्चुअल डेप्थ से। तो एक्चुअल डेप्थ हमारा ये पूरा है, ये एपेरेंट डेप्थ है, और एपेरेंट डेप्थ कम है एक्चुअल डेप्थ से। तो एपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम है, इसी कारण से बेटा वो ऑब्जेक्ट मुझे ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कंडीशन निकल के आया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर कि डी एपेरेंट लेस देन डी एक्चुअल हो गया, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखिए, एक ये फॉर्मूला याद रखिए। अब मैं इसमें आपको एक नॉर्मल शिफ्ट बता देता हूँ, और नॉर्मल शिफ्ट बता करके इस एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन सेकेंड वाला। तो जरा एक बार इमेज ले लो बेटा, मैं क्योंकि पोर्शन रब करूँगा, है ना। जल्दी से एक बार इमेज ले लो, पूरा इमेज क्या लेना, आप पॉज करके नोट कर लो कॉपी में। 11 बज गए, चलिए, है ना, आइए। अब सुनो बेटा, यहीं पे देखो एक चीज़, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया ना। बस मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन रिलेट करेंगे उस चीज़ को। बेटा यहाँ पर जो नॉर्मल शिफ्ट बोलता है ना, इस केस में नॉर्मल शिफ्ट क्या आएगा, आपसे यदि कोई बोल रहा है नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, ये वाला बेटा नॉर्मल शिफ्ट हम किसको बोलते पता है, एक्चुअल में फिश यहाँ था, फिश दिख यहाँ रहा है,
तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन आ रहा है ना, एक्चुअल में ये मेरा नॉर्मल शिफ्ट है, बताइए, ये है ना। तो नॉर्मल शिफ्ट मेरे लिए क्या आ गया, x। तो मैंने बोला सर नॉर्मल शिफ्ट x इक्वल टू, बता सकते हो क्या आएगा सर, डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। तो एक्चुअल में से एपरेंट को माइनस कर दो, तो मैंने लिखा सर डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। ठीक है, अब सुनो एक चीज़ ध्यान देना, आपको यहाँ पर जो डी एक्चुअल दिया हुआ है ना बेटा, डी एक्चुअल की भी विड्थ आपको दे दी जाती है, थिकनेस। मान लीजिए ये टी विड्थ है, क्लियर है, लिख सकते हैं। अब ये जो टी इसकी विड्थ है, डी एक्चुअल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर यहाँ पे, अभी तो देखो पहले डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट को यहाँ से लिख दें सर 1/μ इंटू डी एक्चुअल आ गया। डी एक्चुअल कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 माइनस 1/μ, और ये क्या है t, तो t इंटू 1 माइनस 1/μ, और ये मेरे लिए नॉर्मल शिफ्ट आ गया। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आता है बेटा यहाँ पे कि नॉर्मल शिफ्ट यदि कभी निकालना है तो नॉर्मल शिफ्ट हमारे लिए x इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1/μ निकल के आएगा। और ये मेरा नॉर्मल शिफ्ट है, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था, दोनों को माइनस करना है, दोनों के फॉर्मूले को चेंज करना है। एक बार देखिए, अब मैं इसका दूसरा केस बताता हूँ और टॉपिक को कंप्लीट करता है। बस 5 मिनट और देना मुझे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया अपना पोर्शन। ठीक है, चलो आओ। अब अपन बेटा सिर्फ इसी फॉर्मूले में देखेंगे, है ना, चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूले को उसी से रिलेट करके। अब दूसरा केस देखते हैं। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था सर, डेंसर टू रेयर, मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में था, तब हमने बात करी थी। अब हम उल्टा देखते हैं। अब सेकंड केस देखिए और समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा रेयर मीडियम में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, टू डेंसर मीडियम जा रहा हूँ, राइट, और डेंसर में मेरा कौन है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब जरा सोचो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखें समझते हैं। देखना, मान लीजिए ये आपका वही पूल वगैरह है, जो भी बोलना है ना, रिवर भी बोल सकते हो जैसे। ये म्यू डी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका म्यू डी था, ये म्यू आर रेयर मीडियम में। अब बेटा होता क्या मालूम है, जरा सोचना, आप अंदर बैठे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो पूल के अंदर से, है ना। अब पूल में आप स्विमिंग कर रहे हो अंदर से, और आपने बाहर क्या देखना है, बाहर कोई बर्ड है, बर्ड है ना। अब वो बर्ड भी ऐसी ही है, ठीक, ये मान लीजिए ये बर्ड है, ठीक बेटा, एक बर्ड है हाइट पे। अब आप पानी के अंदर से, बारिश बोल रहा, सॉरी, वाटर के अंदर से बेटा आप यदि उस बर्ड को देखने जाओगे, है ना, वाटर के अंदर की बात हो रही है ना, आप यदि इसके अंदर से आप उस बर्ड को देखने जाओ, आप जब उस बर्ड को देखने जाओगे ना, तो एक्चुअल में उसकी हाइट ये है ना, रियल में बर्ड यहाँ पर है, मतलब डी एक्चुअल यदि बोला जाए तो सर इस केस में डी एक्चुअल मेरे लिए ये वाला केस आया, राइट, है ना। अब देखो, इस बर्ड का जहाँ पर इमेज मिलेगा, जहाँ पर बर्ड का इमेज बन रहा होगा, वहाँ पे जाकर के वो चीज़ मुझे दिखाई देने वाली है ना। अब जरा सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, है ना, ये बर्ड है। अब बेटा सोचो, एक लाइट हमने बोली यहाँ से, 2 लाइट मिनिमम चाहिए होती है ना, एक लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई सर, ये रही। अब ये जो लाइट यहाँ से जा रही है, मैं सिर्फ अपन इमेज बनाएंगे, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल के अलॉन्ग आई है, तो बेटा वो स्ट्रेट निकल गई होगी, सीधी सीधी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई, सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे बेटा यहाँ से मान लीजिए ये इंसिडेंट हुई इधर, है ना। अब सोचो जरा, ध्यान देना, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा पिक्चर, अब पिक्चर में क्या सीन आया देखो, अब रेयरर मीडियम यहाँ था और रेयरर से आप डेंसर में जा रहे हो। जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, सॉरी टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ सर, एक्चुअल में उसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो रियल में गई किधर, ये इधर बैंड होके ही गई है वो इस डायरेक्शन,
है ना। अब इस कंडीशन में सोचो जरा, सर यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करने जाऊँ तो ये सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन दोनों की कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि सर ये दोनों दूर ही जाने वाले हैं, पास नहीं मिलने वाले, तो यहाँ तो इमेज नहीं बना रहे होंगे ना। तो एक्चुअल में ये इमेज कब बनाएंगे, जब इनको हम पीछे एक्सटेंड करें। तो देखो एक लाइट तो यही वाली थी, इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से मैंने इस वाले को इधर से एक्सटेंड किया तो यहाँ मिल गया, राइट। अब ये बेटा जो एक्सटेंड करने के बाद ये जिस पॉइंट पर मुझे मिल रहा है ना, एक्चुअल में ये इसने F था तो ये मेरा F डैश है, मतलब सॉरी बेटा फिश नहीं है, ये बर्ड है। ये B है तो ये B डैश है, मतलब यहाँ पर उसने उसका इमेज बनाया है। तो एक्चुअल में बर्ड यहाँ पे था, बट मुझे बर्ड दिखे आ रहा होगा। मतलब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा थी, अपेरेंट डेप्थ कम थी। यहाँ पर एक्चुअल हाइट कम है, अपेरेंट हाइट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे होंगे सर कि अपेरेंट कौन सा हो गया होगा, डी अपेरेंट, वो ये हो गया कंप्लीट, है ना। और ये डी अपेरेंट आ गया, और नॉर्मल शिफ्ट बात करेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट ये बी बी डैश आएगा, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डी अपेरेंट डी एक्चुअल यहाँ से आ गया। अब जरा फॉर्मूले में क्या चेंज करना चाहिए मुझे बताओ, ज़रा एक बार देख लो और सोचो आप 1 मिनट के लिए कि फॉर्मूले में हमें क्या चेंज कर देना चाहिए। अरे अब उल्टा हो गया ना, नहीं। देखो एक्चुअल में अब जो लाइट गई है, देखो अपना जो था ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला अपना था डी अपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। सेम चीज़, बस फॉर्मूले में क्या चेंज करिएगा। देखो अब मेरी बात क्या हो रही है, सर लाइट जो है ना वो म्यू आर से म्यू डी में गई है, म्यू डी में, है ना। तो एक्चुअल में अब मेरे लिए जो आ रहा होगा ना, तो देखो अपन ने क्या बोला था सर, अपन अब जो निकाल रहे होंगे वो म्यू आर अपॉन म्यू डी निकालेंगे, हाँ है ना, म्यू आर बाय म्यू डी, एयर से रेयर से डेंसर मीडियम में गई, है ना। तो म्यू आर बाय म्यू डी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू डी बाय म्यू आर, ये बदल गया होगा, सीधा सा फंडा है। देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत, तो मैं सीधा क्लियर कर देता हूँ। म्यू आर बाय म्यू डी था, ये कब की बात हो रही थी, इसको हमने क्या लिखा था सर, म्यू आर बाय म्यू डी को, तो मैंने बोला था सर इसको 1 बाय म्यू लिखा था, याद है। म्यू आर बाय म्यू डी कब लिखा था बेटा, 1 बाय म्यू, याद करो। सीधा सीधा यहीं से हम चेंज करेंगे, तुरंत आंसर ले आएंगे। सर म्यू आर बाय म्यू डी इक्वल टू 1 बाय म्यू लिखा था जब मैंने बोला था लाइट डेंसर से रेयरर में गई थी। अब पलट दिया है मैंने, रेयरर से डेंसर कर दिया है, तो जो म्यू था वो 1 अपॉन म्यू हो गया होगा। तो यहाँ पे बस इतना सा ही चेंज आएगा बेटा कि जो डी अपेरेंट अपॉन डी एक्चुअल है ना, वो म्यू हो गया, जिसको हम 1 अपॉन म्यू लिखते थे, अब वो मेरे लिए म्यू हो गया है। तो बेटा यदि मैं इसको म्यू लिख देता हूँ, तो अब मुझे बताओ तो डी अपेरेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू डी ए सी एक्चुअल, ठीक। तो ये बेटा मेरे लिए एक रिलेशन निकल के आता है। तो ये याद रखिएगा, यदि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है ना, ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है, तो हमारा रिलेशन ये निकल के आएगा। अच्छा इसी कंडीशन में बताओ मुझे नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा सर, नॉर्मल शिफ्ट ये वाला था बी बी डैश, और ये क्या है, इसी को हमने क्या बोला था सर, एक्स, ठीक है, इसको एक्स बोलिए। तो बेटा बी बी डैश बताएंगे अब क्या हो रहा होगा सर, अपेरेंट बड़ा है माइनस एक्चुअल, तो डी अपेरेंट माइनस डी एक्चुअल। तो देखिए बेटा डी अपेरेंट की वैल्यू बताइए, ये तो एक्स हो गया, डी अपेरेंट मेरे पास है सर म्यू डी एक्चुअल माइनस डी एक्चुअल। तो एक्चुअल में ये क्या निकल के आया, डी एक्चुअल इंटू म्यू माइनस 1, वहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू था, यहाँ म्यू माइनस 1, और ये मेरा नॉर्मल शिफ्ट आ गया। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा वो ये वाला है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों डिफरेंसेस आ जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, आपका टॉपिक हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड अगली क्लास में, और फिर अपन प्रॉब्लम्स करने जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो ये मेरा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इसे ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलेगा, आप एक बार देख लो, समझ लो क्या बोला मैंने, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आप तो रिपीट करके देख सकते हो ना। नमस्कार, चल मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, नोट्स बनाते चलो साथ में, है ना। अगले क्लास में इसका अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूले बता करके फिर प्रॉब्लम्स करेंगे कल, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। चल बाय बेटा।